नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी में टॉप 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज 25 को लेकर मैं आ गया हूं दोस्तों। इससे पहले 24 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 600 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो प्रश्न लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 601। क्वेश्चन नंबर 601 कहता है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी होकर गुजरते हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, राजस्थान से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है राजस्थान से होकर भी गुजरता है। कौन सा अक्षांश है जो दोनों जगहों से होकर गुजरता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों जगहों से होकर गुजरता है। सिक्किम में कहाँ से गुजरता है? गैंगटॉक से होकर गुजरता है। और राजस्थान में कहाँ से गुजरता है? अलवर से होकर गुजरता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 602। भारत मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। किसके कारण यह उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है दोस्तों? आपको यहां पर आंसर करना है। किस कारण जो है भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। पृथ्वी को हम दोस्तों मुख्य रूप से जो है 3 कटिबंध में बांटते हैं: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। क्लियर? और भारत का अधिकांश भाग जो है दोस्तों, भारत का अधिकांश भाग जो है किस कटिबंध में पड़ता है? शीत कटिबंध में पड़ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किस कटिबंध में पड़ता है? शीत कटिबंध में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 603। भारत आकार में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारत का आकार जो है दोस्तों विश्व में किस स्थान पर आता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 7वें स्थान पर आता है। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे बड़ा देश आपको देखने को मिलता है रूस, जो कि नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर चाइना का स्थान है। ब्राज़ील 5वें नंबर पर आता है। छठे नंबर पर आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का स्थान 7वां है। 8वां स्थान अर्जेंटीना का है दोस्तों। कजाकिस्तान 9वें नंबर पर और 10वें नंबर पर अल्जीरिया का स्थान आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 604। क्वेश्चन नंबर 604, खैबर दर्रा कहाँ है? आंसर इज ऑप्शन डी, खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको देखने को मिलता है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के कबुलिस्तान मैदान के बीच है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात कर लिया जाए तो इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 605। निम्नांकित में से किस राज्य की
तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्नांकित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है दोस्तों? आंसर कीजिए फटाफट। किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यूपी पीसीएस 2007 का सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ओवरऑल बात कर लिया जाए भारत की, तो सबसे लंबी तटरेखा आपको देखने को मिलता है गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा आपको देखने को मिलता है गुजरात की, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। जबकि आंध्र प्रदेश तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है तटरेखा की लंबाई की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल का स्थान आता है। उसके बाद केरल का स्थान आता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 606। क्वेश्चन नंबर 606 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन डी, कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, और सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन चोटी भी कहा जाता है, किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, और यह कहाँ पर है? नेपाल में है, और नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। अरावली पर्वत आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ है। याद रखिएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। दोदा बेटा यदि आपसे पूछ लिया जाए किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,637 मीटर। नीलगिरी पर्वत वही पर्वत है दोस्तों जहां पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 607। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन डी, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जबकि सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। ब्यास की बात कर लिया जाए दोस्तों, ब्यास नदी की बात कर लिया जाए तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी किस नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। चिनाब की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से निकलती है। ये दो नदियों का संगम है, चंद्र और भागा नदियों से यह मिलकर बनता है, और ये दोनों नदियां जो है टांडी नामक स्थान पर जहां मिलती है वहीं से इसे क्या कहा जाता है? चिनाब नदी कहा जाता है। रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज की बात कर लिया जाए तो इसकी उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होती है।
इसका मुहाना कहाँ है? ये मिलती कहाँ है? चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 608। क्वेश्चन नंबर 608, भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी की बात कर लिया जाए तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। और यह किस नदी में जाकर मिलती है? हुगली नदी में जाकर मिलती है, जो गंगा की उपनदी है। दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? बराकर, जमुनिया, कोनार और बोकारो। ये सभी नदियाँ जो है दामोदर की सहायक नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है या कहा जाता था। इस सवाल जो है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। दामोदर नदी पर आपको दो बांध देखने को मिलता है। कौन कौन से? अयर बांध और पंचेत बांध। इसकी सहायक नदी बराकर पर भी आपको दो बांध देखने को मिलता है, तिलैया और बाल पहाड़ी। जबकि मैथन बांध जो है दोस्तों बराकर और दामोदर की संगम पर यह बांध बनाया गया है। कोनार बांध की बात कर लिया जाए तो कोनार नदी पर है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर स्थित है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 609, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। थीन बांध रावी नदी पर है, ये भी सुमेलित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर, यह भी सुमेलित है। जबकि सलाल बांध सतलज नदी पर नहीं है दोस्तों। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, थीन बांध रावी नदी पर, पोंग ब्यास नदी पर, जबकि सलाल चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 610 कहता है कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक वर्षा यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कहां पर होती है? मासिनराम मेघालय में होती है। कितनी वर्षा होती है? 1148 सेंटीमीटर। जबकि सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ओवरऑल पूरे इंडिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है 9.2 सेंटीमीटर। क्लियर? और मासिनराम यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और यह मासिनराम जो है पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 611 कहता है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अक्टूबर नवंबर में होती है। दोस्तों पूर्व तटीय मैदान का विस्तार यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां से कहां तक है? हुगली नदी से कन्याकुमारी तक है और इसे दो भागों में बांटा जाता है।
कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरी सरकार तट और दूसरा कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट महानदी और गोदावरी के बीच स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 612 निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? अरावली के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है दोस्तों। अरावली के सहारे जो है दोस्तों पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, क्योंकि अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं चलती है दोस्तों, उनके बीच में कोई भी अवरोध नहीं मिलता है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है। इस कारण अरावली जो है इन मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती है और वर्षा कराने में असक्षम है। इसलिए राजस्थान में बिना वर्षा किए ही मानसून आगे बढ़ जाती है। पश्चिम तट की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो अरेबियन सी से मानसून हवाएं चलती है, सबसे पहले केरल तट से टकराती है, जबकि मानसून की पूर्वी शाखा बंगाल की खाड़ी से उठती है और सबसे पहले कहाँ टकराती है? मेघालय से टकराती है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ से टकराती है। क्लियर। और शिवालिक की बात कर लिया जाए तो शिवालिक से सबसे पहले अरेबियन सी से आने वाली मानसूनी हवाएं टकराती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 613 कहता है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन है? आंसर इज द ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? इसके कण जो है दोस्तों जुड़े रहते हैं और उनके बीच जो है खाली स्थान बहुत कम रहता है। चिकनी मिट्टी पोषक तत्वों को काफ़ी स्टोर करके रखती है, जिसके कारण उर्वरकों को मिट्टी में डालने पर पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता है। और अन्य मिट्टियों की तुलना में ये जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी, इसमें काफ़ी पोषक तत्व आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 614 कहता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? जास्कर और महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और यह एक विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में शामिल है। फूलों की घाटी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। क्वेश्चन नंबर 615 कहता है कि लेटेराइट मृदाओं की प्रधानता किन प्रदेशों में है? लेटेराइट मिट्टी का विस्तार किन प्रदेश में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बघेलखंड में है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? ऐसे भागों में होता है जहाँ पर शुष्क और तर मौसम बारी बारी से आता है। क्लियर। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मिट्टी जो है चौरस भूमियों पर जमा होती है और इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में चाय और कहवा यानी कॉफ़ी अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि यह मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 616 कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, गुजरात। भारत में कुआं और नलकूपों में सींचे जाने वाला अधिकांश भाग गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब है। और नलकूपों की संख्या की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 617
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1972 को। और यह भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के तत्वाधान में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? मिस्र और सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, या इनमें से सभी से? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें सभी से जो है भारत लंबे रेशे का आयात करता है। लंबे रेशे की कपास का धागा कितना लंबा होता है? 24.5 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर तक लंबा होता है। और इसकी किस्मों में गुजरात, देवीराज, समुद्री कपास, बदनावर, वन, मद्रास, कंबोडिया, सुजाता, बूढ़ी और लक्ष्मी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 619। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? आंसर इज द कोयला क्षेत्रों से है। रानीगंज की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भंडार की दृष्टि में भारत में दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। रानीगंज पश्चिम बंगाल के किस जिले का भाग है? वर्धमान जिले में यह स्थित है। यहाँ भारत में सबसे पहले कोयला खनन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1774 में। कब हुआ था दोस्तों? 1774 में। क्वेश्चन नंबर 620। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जोजिला की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। किस श्रृंखला में स्थित है? जास्कर श्रृंखला में स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बाड़ा लच्छा दर्रा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 621। क्वेश्चन नंबर 621। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है? आंसर इज द ऑप्शन बी, राजस्थान जो है महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है। ओवरऑल पूरे विश्व की बात कर लिया जाए दोस्तों तो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत की बात कर ली जाए तो भारत में सबसे अधिक तांबा मध्य प्रदेश राज्य में होता है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 622। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। फटाफट से आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं चुर्क को। ए सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की बात कर लिया जाए तो ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ फिरोजाबाद। अलीगढ़ की बात कर लिया जाए तो ये ताले के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 623। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा? मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। क्लियर? देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन
सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, रेलवे। रेलवे की बात कर लिया जाए तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी विद्युत रेल कौन थी? डेक्कन क्वीन थी, जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? कल्याण और पुणे के बीच चलाई थी। कब चलाई थी? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 624। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। बेलाडीला से जो लौह अयस्क उत्पादित होता है किस देश को निर्यात किया जाता है? जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, और यह निर्यात जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। निर्यात कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। अन्य बंदरगाहों की बात कर लेते हैं तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, तमिलनाडु में आपको 3 मुख्य बंदरगाह देखने को मिलता है, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। कोची बंदरगाह केरल में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, मार्मा गोवा केरल, नहावा सेवा और मुंबई महाराष्ट्र में है। नहावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में आपको देखने को मिलता है कांडला बंदरगाह, जो कि ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। पोर्ट ब्लेयर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 625। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम थी? आंसर इज द ऑप्शन ए, बिहार में। राजस्थान में साक्षरता दर 52.1%, और जबकि बिहार में सबसे कम 51.5% था। क्लियर? चलिए दोस्तों, 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 25 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जो है आंसर करने में गलती हो जाती है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि गलतियां कहां पर हुई है, उसे अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास अवश्य करूंगा। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 26 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।